नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बुजुर्ग के 4,000 रुपए और मेडिकल संबंधित कागजात लेकर असामाजिक तत्व हुए फरार। रोता बिलखता रहा बुजुर्ग। संजय गांधी अस्पताल में एक ही दिन में 5 बच्चों की मौत की खबर आई सामने। अस्पताल प्रबंधन ने बताया अफवाह। नगर निगम में हो रही मनमानी को लेकर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। जिम्मेदारों को किया तलब। और चिरोला मंदिर में 2 पुजारियों के बीच हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। संजय गांधी अस्पताल में इलाज कराने आए बुजुर्ग को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है। घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग रोता बिलखता रहा, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। संजय गांधी अस्पताल इन दिनों लूट का अड्डा बना हुआ है। कल ही आधा दर्जन लोगों के साथ लूट और ठगी का मामला प्रकाश में आया था। वहीं आज फिर सीधी से आए बुजुर्ग का 4,000 नकदी सहित बीमारी से संबंधित दस्तावेज लेकर असामाजिक तत्व फरार हो गए। सिहावल के रहने वाले राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि शुगर और बुखार से पीड़ित था। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती देने की सलाह दी, जिसके बाद सीधी से संजय गांधी अस्पताल रीवा पहुंचे। इस दौरान पेट गड़बड़ होने की वजह से सुलभ कॉम्प्लेक्स गए। लौट कर आए तो देखा कि उनका झोला और पैसे जिसमें कागजात रखे थे सब गायब हो गए। पैसा और मेडिकल संबंधित दस्तावेज गुम जाने के बाद अस्पताल में बैठे जिम्मेदार अधिकारी से जब फरियाद करने पहुंचा तो उसकी बीमारी को नज़रअंदाज करते हुए आउटडोर जाने की सलाह दे दी गई। बीमार वृद्ध बार बार कहता रहा कि अब उसके पास न तो दस्तावेज है और ना ही पैसे, लेकिन कुर्सी पर आराम फरमा रहे अधिकारी ने इसके बाद उसे अपने ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सवाल ये है कि इतने बड़े अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? क्या सीसीटीवी कैमरे के लिए आया बजट अधिकारी खा गए या फिर सीसीटीवी कैमरे खराब हैं? तो उसे बनवाया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि प्रशासन शासन तभी जागता है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। उसके पहले गहरी नींद में सोए रहते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे की उचित व्यवस्था अस्पताल परिसर में होती तो आरोपी घटना के बाद तुरंत पकड़ लिए जाते, लेकिन संभव है अस्पताल प्रबंधन को कोलकाता जैसी किसी बड़ी घटना का इंतजार है। रुपया चली गए, अब कागज चला गया, फाइल राकेश पटेल साहब की सबका फाइल बनवाए लेहन और बनवा के और फिर चला गया टट्टी ला के ही शौचालय में। अब तत्काल यहाँ कुछ नहीं रह गए तो पैसा भर्ती लिखे रहे, भर्ती नहीं रहा संगे तो लड़का अच्छे बह गया तो भर्ती कर जाता तो लगन किए कहाँ से गई है? लाइन में लगे थे? नहीं साहब, टट्टी चले गए शौचालय में। कहीं बाहर छोड़ दिए साहब, छोटा रहा इतना बड़ा करिया का झोरा, जो झोरा देसी हो। साथ में और कोई नहीं आया? नहीं साहब, अकेले यहाँ आए। कौन भर्ती है? कोई भर्ती है अस्पताल में? नहीं, हम ही भर्ती हो पाए रहे। उसका इलाज करो। जी हाँ। कितना पैसा था? 4,000। हम सिहावल सीधी, जिला सीधी, सिहावल गाँव। क्या नाम है? हमारा राधेश्याम नाम है। संजय गांधी अस्पताल में तेज बुखार से ग्रसित बच्चों के इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक दिन में 5 बच्चे काल के गाल में समा गए। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने इसे अफवाह बताया है। बारिश न होने और तेज उमस भरी गर्मी के चलते वायरल फीवर के कारण संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए आए जिले भर के अलग अलग स्थान से लगभग सैकड़ों लोग इस समय भर्ती हैं। वहीं आज अस्पताल से 5 बच्चों की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि सारा जिम्मा जूनियर डॉक्टरों के हवाले है, जबकि सीनियर डॉक्टर अपनी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं। वहीं मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने इसे अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि ये ज़रूर है कि कुछ बच्चों की मौत हुई है, लेकिन इस सीजन में ये आम बात है। 5 बच्चों की मौत पूरी अफवाह है, जिसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है। अभी सीएमओ साहब ने मुझे बताया कि उनको मुख्यमंत्री के कार्यालय में कुछ हैंडल में ऐसा कुछ न्यूज चल रही है कि जूनियर डॉक्टरों के हवाले पूरा अस्पताल और पीडियाट्रिक वार्ड में एक साथ 5 बच्चों की मौत। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये खबर पूर्णतः निराधार और भ्रामक है। अभी हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बजाज साहब से बात हुई है और उन्होंने बताया कि केवल एक बच्चे की मौत हुई है, जो कि सामान्य ऐसा, क्योंकि पूरे रीजन के, पूरे संभाग के सब कॉम्प्लिकेटेड केस यहाँ भर्ती होते हैं, तो स्वाभाविक है उसमें 2-3 बच्चों की मौत तो डेली होती ही रहती है। कहीं नीकू में, कहीं नवजात में, कहीं 7 दिन के अंदर, कहीं 28 दिन के अंदर, कहीं 1 साल के अंदर, वो स्वाभाविक मौतें हैं। और अभी पिछले 24 घंटे में तो एक ही मौत हुई है। और अभी इस समय थोड़ा सा पेशेंटों की आमद ज्यादा है। रोज कर लगभग मेडिसिन वार्ड में ही
80 से 100 मरीज भर्ती हो रहे हैं और हमको फ्लोर बेड लगाने पड़ रहे हैं, वो भी कम पड़ रहे हैं। क्या कारण है कि मौसम है या फिर ये वायरल है और मौसम है, जो पानी से उत्पन्न होती हैं बीमारियां और जो हमारी अभी वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इसके कारण मलेरिया, टाइफाइड और हमारे वायरल फीवर, ये सब इन सब की संख्या ज्यादा है। बुखार से 5 मौत का जो मामला है, क्या है? ये बिल्कुल अभी निराधार है, भ्रामक है। हम लोग बराबर इसमें वो कर रहे हैं और जल्दी 10-15 मिनट के अंदर एक बुलेटिन हम लोग जारी करेंगे कि यह पूर्णतः निराधार और भ्रामक है। अभी हमारी बात हुई है विभागाध्यक्ष महोदय जी से और उन्होंने बोला है कि केवल एक मौत हुई है, जो कि स्वाभाविक है इतने बड़े हमारे अस्पताल में, जहाँ की पूरे रीजन में हम सेवाएं देते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड केस यहीं आते हैं। हमारा टर्शरी केयर रेफरल सेंटर है, तो इतनी 3 से 4 मौतें तो स्वाभाविक है पूरे 24 घंटे में। तो सर एक मौत हुई है, ये क्या बच्चा? बुखार से। क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को सिर्फ बुखार आई है। कल 2 बजे रात से इसकी तबीयत थोड़ा हाथ गोड़ ऐठ गया था और बुखार इतनी तेज आई, खत्म हो गया। कहाँ लेके आई थी फिर आप? संजय गांधी अस्पताल रीवा। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर नहीं बोले कि सांस नहीं चल रही, खत्म हो गया। पहले सुबह से खेलता था, बता रहे हैं कि बच्चा अचानक तबीयत बिगड़ी। अचानक तबीयत बिगड़ी है, सिर्फ बुखार बस आई। सिर्फ बुखार से। बीहर नदी में आज फिर एक युवक के डूबने की खबर आई है। खबर लिखे जाने तक युवक को निकाला नहीं जा सका था। बीहर नदी में आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। घाटों में सुरक्षा के बोर्ड तो लगा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं रहता जो ऐसी दुर्घटनाओं के समय लोगों की मदद कर सके। ताज़ा घटना आज सुबह 8 बजे के आसपास की है, जब मोहम्मद साबिर नामक युवक नदी में नहाने के लिए उतरा लेकिन डूब गया। साबिर की बहन ने बताया कि उसका इकलौता भाई इलाहाबाद में रहता था। कुछ दिनों पहले रीवा आया था और यहाँ ऑटो चलाने का काम करने लगा था। आज सुबह नदी में नहाने गया, लेकिन देखते ही देखते पानी में डूब गया। वहाँ पर कुछ बच्चों ने उसे डूबते देखा, लेकिन वो भी नहीं बचा सके। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस वाले आए और देखकर चले गए, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। खबर लिखे जाने तक घटना स्थल पर बचाव दल नहीं पहुंचा था। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बाबा घाट की है। पूरा रखा है कपड़ा उपड़ा और कूदा है नहाने, तो फिर निकला नहीं और गए कोतवाली में रिपोर्ट करने, तो पुलिस आई, देख दाख के चली गई। हमारे बहनोई लोग बैठे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। गरीबों की तो कोई सुनवाई होती नहीं, पैसा भी दे देंगे सब आके खड़े हो जाएंगे। ये 8:30 बजे की घटना है। अब ये 12 बज रहे हैं, धीरे धीरे 1:30 बज के। बताइए, कोई एक तो पुलिस वाला आके बस देख दाख के चले गए। अब पैसा होता तो सब पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती, सब टीआई वाली सब इकट्ठा हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई एक बंदा नहीं है। हम लोग परेशान, तुम से भड़बड़ा रहे, रो रहे। हम लोग का तो भाई चला गया, उनका क्या गया? उनका कुछ भी नहीं गया। सरकार बस देखने के लिए बस है। कौन है, क्या नाम था इनका? मोहम्मद साबिर हमारा भाई है। हमारे माँ बाप का कोई औलाद नहीं, बस एक बचा, वो भी चला गया। क्या काम करते हैं ये? ऑटो चलाते रहे हैं। तो किसी ने देखा डूबते वगैरह ना? हाँ, कई लोग देखे, बोले डूब रहा, तो पर वो लोग बचाए नहीं। कुत्ता नहलाने आया तो 2 लड़के रहे, बोले वो डूब रहा था, हम लोग देखे पर वो डूब गया, हम लोग नहीं देख पाए, बह गया। व्यवसाय के नाम पर रिश्तेदारों से पैसा लेकर आरोपी फरार हो गए, जिन पर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी नृपेंद्र तिवारी, शीतला प्रसाद तिवारी उर्फ अरुण तिवारी, सरस्वती तिवारी और दीप कुमार द्विवेदी के नाम पर 31 जुलाई एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन लोगों ने व्यापार के नाम पर करोड़ों रुपए लिए और फिर फरार हो गए। हालांकि इसमें से एक आरोपी नृपेंद्र तिवारी को पुलिस छत्तीसगढ़ से पकड़ कर ले आई, लेकिन अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं आरोपियों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी शीतला प्रसाद के पास लाइसेंसी बंदूक भी है, जिसके चलते वो धमकियां दे रहा है। वहीं एक अंदेशा भी जताया है कि पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव है, इसलिए अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो पहला आरोपी है उसने स्टेटमेंट दिया है जिस आरोपी के खिलाफ कि हमने अपना सारा का सारा पैसा शीतला तिवारी उर्फ अरुण को दिया है, और पुलिस ने हमारा अच्छा सपोर्ट किया है। पुलिस ने सपोर्ट करने से कमी नहीं किया है, क्योंकि वो पहले आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर उसके बाद जो है पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके बड़े नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है ना, या किसका सपोर्ट मिल रहा है हम खुल के नहीं कह सकते, क्योंकि खुल के हम जान भी नहीं रहे हैं। पर इतना जरूर मालूम है कि कहीं ना कहीं कुछ बात है, ताकि वो आरोपी जो है अरेस्ट नहीं हो रहा है, उस खुलेआम घूम रहा है, और दबी में वो धमकियां भी दे रहा है कि अगर अपना केस वापस नहीं लिए तो तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। हमको फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से कई प्रकार की धमकियां आ चुकी हैं कि अपनी अच्छी हंसी खेती ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। तो अगर ये इन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया और ऐसे ढिलाई करे रह गए तो किसी नई घटना को अंजाम बहुत जल्द मिल जाएगा इनके द्वारा।
हम लोग जो ऐसे घूम रहे हैं या घर परिवार देख रहे हैं तो कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए दाब के बैठे हैं उनके लिए 1-2 लाख रुपए फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सभी लोग व्यापारी हैं, बाहर हाँ। निकलना होता है तो और हमारे रिलेटिव हैं, हमने रिलेशन में को समझ के पैसे दे दिया था। हम नहीं जानते थे कि ये इस तरीके के लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे इतने पैसे फेंक देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे ऐसे पैसे फेंक देंगे ऐसा हो जाएगा। हमारे पास पेन ड्राइव है, बाकायदे रिकॉर्डिंग है उसमें। पर यह है कि अगर जब इनमें अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत विकराल रूप ले लेगा, 2-4 लाशें गिर जाएंगी, हम लोगों में किसी न किसी एक आदमी मारा जाएगा। हो सकता है उसके बाद फिर ये जो हैं अधिकारी वर्ग के लोग ये आगे बढ़ें, फिर काम करें। तो जब हम खत्म ही हो जाएंगे फिर हमको पैसा हमारा ला के देंगे तो किस काम करेगा, है ना। 1 महीना हो गया है, 1 महीने में अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगला आरोपी जो मुख्य आरोपी है निपेन तिवारी उर्फ बेटू, वो 13 अगस्त को गया है जेल। उसके बाद से सब ठंड बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और जो मेन आरोपी है जिसको आरोपी ने दिया है स्टेटमेंट कि हमने इसको जबरदस्त पैसा दे के रखा है, गाड़ी खरीद के दिया है, गोल्ड खरीद के दिया है ना, तो वो खुलेआम घूम रहा है। और क्यों घूम रहा है भाई, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट है, किसी न किसी का सपोर्ट है। तो हम लोगों का न्याय किया जाए। राम शर्मा हंगवा से हूँ जी। आप लोग डीआईजी कार्यालय हैं, क्या मामला है? डीआईजी कार्यालय इसलिए है कि मैंने 31 जुलाई को एफआईआर की थी चौराहा थाना में, तो जिसमें से एक आरोपी पकड़ा गया है एफआईआर करने के 10 दिन बाद। अभी भी मेन आरोपी जो है वो फरार है। कहे की शिकायत की थी आपने, क्या पूरा मामला है? ये मामला हुआ था पैसे लेन देन का, तो पैसे लेन देन का हुआ था मामला। फिर इसके बाद मैंने एफआईआर की थी, एफआईआर हो गई, इसके बाद कोई पुलिस के एक आरोपी को पकड़ ली, इसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। कहे के लिए पैसे दिए थे आपने, किसको पैसे दिए थे, कहाँ से इस्तेमाल किया पैसे? ये पैसे हमने व्यापार के लिए दिए थे। क्या आश्वासन दिया था आपने? बोला था कि दे देंगे फरवरी में, फरवरी से नहीं दे रहा था, फिर फरार था। फिर इसके बाद मैंने एफआईआर जब की तो पुलिस उसकी छानबीन करके छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर ली निपेन तिवारी को। कितने लोगों ने पैसे दिए थे? ये तो अभी तो 11 लोग सामने आए हैं और अभी और भी आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो अभी 11 लोग आ चुके। पहले 5 लोग एफआईआर किए थे, 5 लोगों ने मिलके, फिर इसके बाद 6 लोगों ने और आया एफआईआर होने के बाद जब जानकारी मिली तो। और कितने की रकम लेके भगा था? ये करीब 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है। आपने कितना दिया? हमारा 10.5 लाख रुपए है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते कि हमारा पैसा मिले। अभी ये कहीं विदेश जा रहा था, ये खुलासा हुआ है, ऐसी किया है, गाड़ी वगैरह लिया है और प्लाट वगैरह भी, और अपना घर भी बनाया है, गोल्ड वगैरह लिया है। पहले तो आरोपी निपेन तिवारी और उसके चाचा शीतला तिवारी अभी फरार है। दो लोग आरोपी और हैं, आप लोगों ने देखा है, पुलिस शिकायत की? हाँ, कई बार मैंने बताया, क्या कहना पड़ेगा? बस देखते हैं करवाते हैं। एसपी साहब के यहाँ भी मैंने आवेदन दिया 23 तारीख को, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये राजनीतिक दबाव के कारण कुछ नहीं हो रहा। कौन लोग मेरा सोच रहे हैं? दो लोग हैं तो क्या नाम उनका, जो दो लोग? ये शीतला तिवारी, और एक दिन दीप द्विवेदी, क्या करते हैं लोग? ये अब तो पता नहीं, तो फरार है ना। अभी एसपी साहब से जब बात हुई थी, क्या कहना है? एसपी साहब बोले थे कि मैं दिखवाता हूँ। ऑलरेडी मैं इस केस में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई ना हो रही है। हमें तो लगता है कि पूरा इसमें राजनीतिक दबाव, इस वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा। वो अभी बता रहे थे कि धमकियाँ भी मिल रही हैं। धमकियाँ तो मिल रही है ना, केस वापस ले लो, सबको धमकियाँ मिल रही है। पूछ लीजिए, हमारे बगल में है, बगल में सबको धमकियाँ मिल रही है कि रीवा में रहना मुश्किल कर देंगे, नहीं केस वापस ले लो। ये शीतला तिवारी द्वारा धमकियाँ मिल रही हैं, उसके आदमी कई लगे हुए हैं, उसको राजनीतिक दबाव फुल सपोर्ट मिल रहा। तभी अधिवक्ताओं द्वारा 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित करने प्रधानमंत्री के नाम संदेश भेजा गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने कहा कि आदिकाल से लोगों के दुख दर्द, परेशानी, वाद विवाद का समाधान करने वाले अधिवक्ताओं को भी सम्मान पाने का अधिकार है। शासन के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में अधिवक्ताओं का हक नहीं दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने मांग उठाई कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड का लाभ सहित अन्य शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में कई दिवस घोषित किए गए हैं, किंतु विद्वान की उपाधि प्राप्त संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी वर्ग को यहाँ वंचित किया जा रहा है। एवं बधाइयाँ। संसार का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी तबका, जिसको संविधान भी मान्यता प्रदान करती है और इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, अधिवक्ता, जो अपना सुख चैन सब त्याग कर आदिकाल में जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे, उनको संत महात्मा कहते थे। आधुनिक काल में वही काम अधिवक्ता लोग कर रहे हैं। तो और संसार के पहले अधिवक्ता भगवान शंकर जी थे। तो ऐसे सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका, जो न्याय दान के चौथे प्रहरी हैं, जो सुलभ सस्ता शीघ्र न्याय उपलब्ध कराते हैं, सब कुछ छोड़ के पीड़ित मानवता की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन को वो अपना दिन कह के गौरवान्वित हो सके। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि डॉक्टर्स डे, इंजीनियर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ठीक है, अच्छा है, तो कम से कम जो रजिस्टर्ड, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनके लिए भी एक कोई इस तरह का ऐसा दिन हो
जिस दिन को वो मना के हंसी खुशी से अपना वो दिन और साल भर एनर्जेटिक होते रहें। इसके अलावा कार्यस्थल पे अगर आप देखेंगे तो हम सब अधिवक्ताओं के लिए कोई भी ऐसी जेन्युइन सुविधाएं नहीं है जो दूसरों को दी जाती है कार्यस्थल पर। और इसके अलावा आए दिन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट मुकदमेबाजी की जाती है। तो हमारी मांग ये है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और इसके साथ साथ ही सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें हम लोगों को भाग दिया जाए, सुनिश्चित किया जाए, उसका आभास बनाया जाए हम लोगों के लिए। और इसके अलावा ये भी है कि जैसे सस्ता सुलभ और शीघ्र न्याय की अवधारणा जो न्याय की है उसके लिए जरूरी ये है कि माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ रीवा में स्थापित किया जाए। इसके साथ ही आपका उपभोक्ता फोरम का एक खंडपीठ स्थापित किया जाए और विधि विश्वविद्यालय जो बहुत जरूरी है। आज लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, लड़के इधर परेशान होते रहते हैं, तो जरूरी ये है कि एक विधि विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाए। और इन सब के अलावा 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस के रूप में मान्यता दी जाए, मंजूरी दी जाए। इस दिन के पीछे लॉजिक ये है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे और उन्होंने पहली बार 3 सितंबर 1893 को नटाल साउथ अफ्रीका में गुजरात के एक केस को लेके वहां पे एपीआर हुए थे। मामला अंतर्राष्ट्रीय है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को यह ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय कमिश्नर साहब के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश में तो लागू ही करें और साथ साथ इसको युवाओं को प्रेषित करके वहां से सिफारिश करवा के पूरे विश्व के अधिवक्ताओं के लिए इस एक दिवस को मान्यता दिलवाएं, मंजूरी दिलवाएं। और ये रीवा में पिछले 2012 से लगातार आज 12-14 साल से ये मनाया जा रहा है। एक बार तो सरकार ने यहाँ तक किया था, गजट नोटिफाइड कर दिया था और अखबारों में आ भी गया था, विधि मंत्री का बयान भी आ गया था। इसके बाद पता क्या नहीं क्या हुआ कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो हमारी सब लोगों से ये विनम्र अनुरोध है, जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कि संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका को समस्त सुविधाएं प्रदान करें और 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस के रूप में मान्यता प्रदान करें ताकि न्याय दान की गंगा अविरल रूप से प्रवाहित होती रहे। धन्यवाद। जय। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित अंतर विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में उच्च शिक्षा विभाग विजेता रहा। स्पोर्ट्स डे के अवसर पर 26 अगस्त से 31 अगस्त तक अंतर विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका समापन फाइनल मैच के साथ हुआ, जिसमें पहले मैच टाई रहा। बाद में पेनाल्टी शूट के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग घोषित किया गया। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग रनर टीम रही। कार्यक्रम के आरंभ में उप मुख्यमंत्री के खेल प्रतिनिधि विवेक द्विवेदी उपस्थित रहे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह से अन्य खेल भी लगातार होते रहेंगे। फाइनल मैच में दोनों टीमों को पुरस्कृत किया गया व मेडल, शील्ड आदि देकर सम्मानित किया गया। ये नेशनल स्पोर्ट्स डे का हमको इनाग्रेशन करना था, तो हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, नेशनल स्पोर्ट्स डे हमको मनाना है, तो हमने इसको एक सप्ताह के लिए कन्वर्ट कर दिया कि 6 दिन तक चले ये आयोजन। तो हमने 6 दिन में एक दिन 29 तारीख को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया और उसके बाद से कंटिन्यूली फुटबॉल का टूर्नामेंट कराया। तो ये फुटबॉल में हमारे पास 11 टीमों की एंट्री आई। बहुत उत्साह दिखा पूरे डिपार्टमेंट का, जो सिविल डिपार्टमेंट्स है, और उनके बीच में हमने मैचेस कराए 2 ग्रुप बना के। और आज आपने देखा कि फाइनल हुआ उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बीच में मैच हुआ और बहुत अच्छा मैच हुआ। ये टाई ब्रेकर में गया। इसका मतलब ये हुआ कि रीवा में क्रिकेट हर डिपार्टमेंट में लोग खेल रहे हैं। रीवा में हर जगह क्रिकेट फुटबॉल हो रही है और हर डिपार्टमेंट के लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो होता है कि यहाँ फुटबॉल का गढ़ है। अगर सब कुछ ठीक रहा और ऐसे ही ऑपरेशन मिलते रहा तो हम अगले साल फिर इस टूर्नामेंट को कराने की कोशिश करेंगे। कहाँ टीमें आई? टीमें हमारे पास में पुलिस 11 थी, SF 11 थी, PHE की टीम थी, उसके बाद में स्कूल शिक्षा विभाग थी, हायर एजुकेशन थी, एडवोकेट 11 थी, खेल विभाग की टीम थी। और MIC की सहमति के बिना और महापौर के अनुमोदन को दरकिनार करते हुए नगर निगम रीवा में कई काम कराए गए थे, जिसको लेकर MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिसके लिए अब संबंधितों को नोटिस भेजा गया है। इस संबंध में महापौर अजय मिश्रा बाबा और MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हुई थी, ये परिषद का एक 9वां साधारण सम्मेलन था, जिसमें आयुक्त द्वारा एजेंडा प्रस्तुत किया गया। उसमें हमने आयुक्त के भेजे हुए एजेंडे में 1 से 22 तक एजेंडे को अनुमोदित करके भेज दिया कि परिषद का साधारण सम्मेलन कराया जाए। उस एजेंडे में आयुक्त ने 3 एजेंडा अतिरिक्त जोड़ा था। एक पचमठा जो हाउसिंग बोर्ड ने बनाया था उसका, एक रतहरा तालाब का, एक बुदाबाद की दुकानें थी। हमने ये बोला कि तीनों प्रकरण में अभी कार्य पूर्णता की ओर नहीं है और ये कार्य अभी अधूरे हैं, जमीनों का हस्तांतरण नहीं हुआ है
और आपका मोताबाग वाली जो 84 दुकानों का उस समय बनना था, हमने कहा बिना MIC के परिषद के दुकानें नहीं गिराई जा सकती हैं, ना व्यवस्थापन किया जा सकता है। पर आयुक्त जो उस समय की तत्कालीन आयुक्त थी संस्कृत जैन जी, वो हठधर्मिता दिखाते हुए कहीं नहीं ये तो होगा, तो हमने कहा आप करवा लो जैसे करवाना हो। उन्होंने उसे परिषद अध्यक्ष के यहाँ भेजा। परिषद अध्यक्ष ने उसमें अपने जो नोट शीट गई थी, मेरे द्वारा भेजी गई थी, उसमें उन्होंने लिखा कि आयुक्त के द्वारा भेजे गए 1 से 25 तक के एजेंडे अनुमोदित किए जाते हैं, जबकि नगर पालिका 1956 का अधिनियम जो है उसमें साफ साफ उल्लेख है कि आयुक्त द्वारा भेजे जाए एजेंडे में किसी भी तरह का कोई संशोधन परिषद अध्यक्ष को करने का अधिकार ही नहीं है, न जोड़ने का न घटाने का। जो महापौर द्वारा भेजा जाएगा उसी को मान्य किया जाएगा। उन्होंने महापौर के अधिकारों को अतिक्रमण कर लिया। हमने इसके बारे में लगातार प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, आयुक्त नगर निगम, संभाग आयुक्त को सबको पत्राचार लगातार हमने किया, और जब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो हमारे MIC के सदस्य जो धनेन्द्र सिंह हैं, वो थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि MIC या महापौर के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दायर किया। मैंने अपने अधिकार MIC और महापौर का अधिकार का जो हनन हो रहा था नगर निगम में, उस हनन को रोकने के लिए हमें मजबूरन उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। MIC की 16वीं बैठक 9/1/2024 को आयोजित की गई, जिसमें रतहला तालाब की सौंदर्यकरण, पचमठा और सिमौर चौराहा जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, अधूरे निर्माण कार्य को नगर निगम में प्रस्ताव लाया गया कि इसे हम हस्तांतरित करेंगे। उसमें माननीय महापौर जी के द्वारा और MIC के द्वारा यह कहा गया कि जब तक कार्य पूर्ण न हो, जब तक हम हस्तांतरित नहीं कर सकते, कार्य की गुणवत्ता और कार्य की लायबिलिटी जो होती है 5 साल के बाद होती है, उन पर हम लोगों ने क्वेरी किया। वो क्वेरी का हमने जवाब मांगा MIC माननीय आयुक्त महोदय से, उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। उसके बाद पुनः फिर हमारे MIC वही तीनों प्रस्ताव भेजा गया। MIC की 17वीं बैठक में प्रस्ताव नंबर 6, 8 और 9 में हमने पुनः MIC के माध्यम से जवाब मांगा कि भाई जो हमने पूर्व के MIC में जवाब मांगा था उस पर क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने जवाब न देकर सीधे परिषद में भेज दिए, और परिषद में बहुमत के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के आधार पर उन्होंने शासन के अपने ही प्रपात लोगों के दबाव में आकर उस परिषद से पास कर लिया जाता है। तब हम उस अपने अधिकार के लिए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए, और 30 जून को माननीय उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव को महापौर के अभ्यावेदन को सुनने के लिए उन्होंने वो किया कि आप प्रमुख सचिव सुने। प्रमुख सचिव नहीं सुने। हम लोगों द्वारा कई बार पत्राचार किया गया, उस पत्राचार का भी कोई जवाब नहीं आया। तो मजबूरन मुझे 5 अगस्त को उच्च न्यायालय में जाकर अभ्यावेदन के लिए पुनः आवेदन किया गया, जो कल एम्बुलेंस 108 के ड्राइवर ने उप मुख्यमंत्री से एक बार फिर नौकरी दिलाने के लिए आवेदन सौंपा है। पुरैनी के रहने वाले संदीप तिवारी ने बताया कि वो एम्बुलेंस 108 लोकेशन बिछिया में ड्राइविंग का काम करते थे, लेकिन उनको ड्यूटी से निकाल दिया गया क्योंकि अधिकारी उनसे जबरन डीजल का बिल बनवाने को कहते थे। साथ ही अन्य कई ऐसे काम करने को कहते थे जो करने को उनका दिल गवाही नहीं देता था, जिसके चलते उन्हें निकाल दिया गया है और अब बेरोजगार हो गए। इसलिए उन्हें फिर से नौकरी प्रदान की जाए। क्या कहना है एम्बुलेंस पायलट संदीप कुमार तिवारी का, आपको सुनाते हैं। पाओ आने नहीं देंगे ड्यूटी, तो फर्जी गाड़ी दौड़ाने से क्या फायदा? उनको पैसा मिलता है ना, कंपनी से शासन देती है। तेल जलता है? हाँ तेल जलता है। तेल? तो तेल का भी उनको 23-24 रुपए प्रति किलोमीटर मिलता है। मतलब फर्जी गाड़ी चलाने के लिए? हाँ फर्जी गाड़ी चलाने के लिए। आपकी नियुक्ति कब हुई? हमारी हुई थी 2 साल हो गए। कैसे नियुक्ति हुई? पैसा लिए थे वहाँ भोपाल में 30,000। भोपाल में? हाँ ज्वाइनिंग के लिए। कितना दिए थे? 30,000। यहाँ कौन अधिकारी तुमको बोलता है? यहाँ OM है आशीष दीक्षित, DM है अनिल विश्वकर्मा, और मेन भोपाल में है मनीष सिंह, ये 4 हेड हैं जी। हाँ फर्जी ID लेके दौड़ाते हैं, और पेशेंट अगर जैसे जरूरत पड़ेगी किसी को तो बोलेंगे केस में। मतलब आज ये खुलासा कर रहे जब आपको? हाँ ऐसे कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई लोग जिनको बाहर निकाल दिया गया। नहीं ऐसे कितने लोग होंगे फर्जी गाड़ी दौड़ा? पूरे शहर की गाड़ी दौड़ती है, पूरे ग्रामीण की। जो लीगल केस आते हैं उनको क्या करते हैं? उनको बोल देते हैं कि केस में है, वो फिर अपने पर्सनल वाहन से जाते हैं, परेशान रहते हैं बेचारे। क्या नाम है? संदीप कुमार तिवारी। कहाँ चलाते थे? बिछिया लोकेशन। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।
मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगर निगम द्वारा पीओपी से बनी गणेश प्रतिमाओं को बेचते एक व्यापारी से मूर्तियां जब्त की गई हैं और कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम अधिकारी उपेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनकी नज़र प्रतिमा बेच रहे व्यापारी पर पड़ी। जब पास गए तो देखा कि सभी मूर्तियां पीओपी से बनी हैं। आपको बता दें कि पीओपी की प्रतिमाओं पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, साथ ही जलीय जीव जंतु के लिए भी घातक होती हैं। इस संबंध में व्यापारी से जब उन्होंने पूछताछ की तो उसने बताया कि राजस्थान से मूर्तियाँ लाया है। नगर निगम अधिकारी उपेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जहां भी प्रतिबंधित मूर्तियां बिकेंगी उन्हें जब्त कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो ऐसी मूर्तियां जो पानी में डालने के बाद ना घुलें, जिससे में ये क्योंकि प्रवाहित नदियों में होती है तो प्रदूषण होता है, इसलिए पूरी तरह से बैन है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा था, सुबह अभी इनकी दुकान नहीं थी, अचानक यहाँ पता नहीं कहाँ से ला करके पूरा इस डिवाइडर में इन्होंने बिछा दिया। तो मैंने इनकी मूर्तियों को जब्त किया है। तो ये बता रहे हैं कि हम राजस्थान के हैं, अब किसी से ख़रीद के लाए हैं। तो इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप उस दुकान का नाम बताएं कि कहाँ से आप खरीदे हो। अब पता करेंगे कौन दूसरा भी बेच रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जहाँ कहीं भी इस तरह की मूर्तियाँ उपलब्ध हो मिल जाएंगी, उनमें सब जब्ती की कार्रवाई है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र चतुर्वेदी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। दो पुजारियों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ है। रीवा के चिरोला मंदिर के पास दो पुजारियों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों पुजारी आपस में भिड़ गए। ये झगड़ा क्यों और किस बात को लेकर हुआ, इस संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और न ही खबर लिखे जाने तक कोई FIR दर्ज कराई गई थी। फिलहाल आप खुद देखिए पुजारियों का ये वायरल वीडियो। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।